हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग 1500 मेडिवल हिस्ट्री के 1500 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि रिवीजन फैक्ट्री है। सिर्फ और सिर्फ इसको रिवीजन के पर्पस से बनाई गई है, जिसमें आपको लूसेंट के क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिलेंगे और इससे फटाफट रिवीजन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। टोटल 500 क्वेश्चन है। मेडिवल हिस्ट्री के कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे आपके रिवीजन हो जाएंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज। तो पहला चैप्टर पूर्व मध्यकाल से उत्तर भारत। सर्वप्रथम जो जजिया कर लगाया था, जजिया कर का श्रेय लगाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर जो लगाया था, तो इस कर से किस वर्ग को मुक्त रखा था? ब्राह्मणों को। जजिया कर से मुक्त रखा गया था ब्राह्मणों को। जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है और उसने ब्राह्मणों को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। ध्यान रखिएगा, 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर के महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड में 4 राजपूत कुलों, कौन कौन से? परमार, चालुक्य अथवा सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहार का जन्म हुआ। तो ये किस ग्रंथ में इसका उल्लेख है? ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट, दिल्लिका नगर की स्थापना किसने किया था? दिल्लिका नगर की स्थापना तोमरों ने की। उस शासक का नाम क्या है जिसने कि विजय स्तंभ अथवा कृति स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने, जिसे कृति स्तंभ भी कहा जाता है। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? सबसे पहले भारत पर अरबों ने आक्रमण किया। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखा था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने किया था। विजय स्तंभ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। ध्यान रखिएगा, ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ये सारे एक दिवसीय परीक्षाओं में तो ज़रूर से पूछे जाते हैं, तो ये एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको रिवीजन कर लेते हैं तो बाकी उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेडिवल हिस्ट्री में। और बिल्कुल सारे ही सब्जेक्ट को इसी तरीके से मैं कवर करने वाली हूँ। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय में गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का शासक था भीमदेव प्रथम। सोमनाथ के मंदिर पे जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 1025 में, तो गुजरात के शासक उस टाइम कौन थे? भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? मिताक्षरा लिखा है विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञानेश्वर ने लिखा है। ध्यान रखिएगा। ब्लैक पगोडा है, ब्लैक पगोडा कोणार्क में है। कहाँ पे है? कोणार्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली का। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुदतगिरी। मुदतगिरी कहाँ पे? मुंगेर में। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था। दंतीवर्मन द्वितीय भी नाम था इनका। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकंप नंदी की मूर्ति है, जिसे कि भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ये किस मंदिर परिसर में है? कंदरिया महादेव मंदिर में है। कहाँ पे है? कंदरिया महादेव मंदिर। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को प्राप्त है नया संवत चलाने का यश। कौन? लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार कई बार पूछा जाता है। जयदेव किसकी सभा को अलंकित करते थे? तो पहली बात, ये गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव, और ये किसकी सभा को अलंकित करते थे? लक्ष्मण सेन को। ध्यान रखिएगा। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करिएगा। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में निर्मित है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में स्थित है। बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉइस है और ये शांत पता नहीं कब तक होगा। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था।
जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ये ओडिशा में है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? नरसिंह प्रथम थे। अजय पाल किसके संस्थापक थे? अजमेर के। कहाँ के संस्थापक थे? अजमेर के संस्थापक थे। वो प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे कि तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने कि मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? तो वो तुर्क थे। वो प्रथम भारतीय शासक था भीम द्वितीय ऐसा शासक था जिससे कि तुर्क आक्रांत मोहम्मद गौरी का सामना हुआ था और इसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? धंगदेव ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, धंगदेव ने अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। वो कौन सा संवत है जो कि कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? उस संवत का नाम है त्रैकुटक संवत। ध्यान रखिएगा। चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ, ये किसके मध्य हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद के। लिंगराज मंदिर किस शहर में है? भुवनेश्वर में है। किस पाल शासक को गुजराती कवि शोढल ने उत्तरापथ स्वामिनी कहा? धर्मपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को लुहमा कहकर के संबोधित किया था? पाल को। पाल साम्राज्य को लुहमा कह के संबोधित किया था 9वीं सदी में जो भारत आए थे अरब यात्री सुलेमान ने। कई सारे प्रश्न बन गए यहाँ पे। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। तो ये चैप्टर वाइज कवर हो रही है आपकी। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर में। मेडिवल हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, पूर्व मध्यकाल का दक्षिण भारत। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम को। पुलकेशिन प्रथम को ये श्रेय जाता है जो कि बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाया और बादामी को राजधानी बनाया। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा जो कि वातापी का विजेता था, वातापी कोंडा की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, मामल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक ने चर, चोल और पांड्य को हराया? पांडव को, और जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम ने चेर, चोल और पांड्य को हराया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट ने। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तंजौर में राजा प्रथम ने करवाया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर। तंजौर चोल राजाओं की राजधानी थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? मदुरै में। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम है द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो कि एक मुख्य नगर है वो कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? वो पल्लवों की रुचि थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पे थी? देवगिरी में थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने कि अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजा प्रथम। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल राजा के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज का मंदिर जिसमें कि भरतनाट्यम शिल्पकला है वो कहाँ पे है? चिदम्बरम में है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में।
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की है? अमोघ वर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट के काल को कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है, ध्यान रखिएगा। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? पल्लव राजवंश के समय में हुआ था द्रविड़ शैली का शुरुआत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य छठवें ने। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय में। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम था। वो चोल राजा कौन था जिसने कि श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? वो चोल राजा था कुलोतुंग प्रथम था। नाम ध्यान रखिएगा, कुलोतुंग प्रथम ये राजा था जिसने कि श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। चोल राजा की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय। महाभारत का भारत वेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? पेरुन देवनार ने किया था। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? 700 ईस्वी से 800 ईस्वी तक में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो कि त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वो किस गुफा में है? एलिफेंटा गुफा में। ये कई बार पूछा जा चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 पे। तीसरा चैप्टर है सल्तनत काल। सल्तनत काल कब तक चला था? 1206 से 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, ये महमूद गजनवी का उद्देश्य था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय में हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी पोलो खेलते समय। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी, किनके बीच में हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाट के विरुद्ध। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामित्री वंश का था। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध में किया था? प्रथम बात कर रहा है तो प्रथम हिंदू शाही अथवा ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर बन गया था। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया था? इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाब वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने स्थापित किया। नेक्स्ट, वो रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वो दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। ये संदर्भ किसका है? ये संदर्भ है बहलोल लोदी का। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। 1329 और 1330 में के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी प्रचलित किया? 1329 और 1330 के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। दिल्ली के किस सुल्तान के इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसने दिया था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। किसको दिया गया था इनाम भूमि? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक अथवा दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने कि दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। कौन सा शासक दास अथवा गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। सारे ही क्वेश्चन आपको वनडे के एग्जामिनेशन, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई एग्जामिनेशन हो, आपके यूपीटीपीएससी में वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन ज़रूर से मिलेगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों अथवा मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा जाता है। वह हिंद का युद्ध हुआ था 1008 से 9 के बीच में, तो ये किन के बीच लड़ा गया था? ये लड़ाई हुई थी महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में। दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्ज़ा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? खिज्र खां सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने पराजित किया था। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? शंसवनी वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्चतम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का स्थापत्य हुआ था? सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण है? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तबकाते नासिरी का लेखक कौन था? मीनहाज उस सिराज तबकाते नासिरी का लेखक था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण, ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पे थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर में। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां की मृत्यु हुई थी। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्ती। रत्ती सबसे छोटी इकाई है तौल की, जो कि ये रत्ती का संस्कृत भाषा में है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया था? इब्न बतूता ने दिया था डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार
बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा के साथ प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो कि दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया था, वो सुल्तान था फिरोज तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए थे। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय। तुगलकनामा के रचनाकार थे अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमानों पर विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के काल में अधिक विकसित हुई थी। सुल्तान काल के सिक्के, टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? चांदी, सोना और तांबा से। अमीरी कोही कृषि विभाग था जिसको अमीरी कोही कहा जाता था। ये एक नया विभाग किस सुल्तान ने शुरू किया था? तो अमीर कोही ये मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली के विकास में। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया है? तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? गाजी मलिक बना था। जवाबित थे राज्य कानून। जवाबित क्या होते थे? राज्य का कानून होता था। राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था तुगलक के समय, तुगलक वंश में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 4 है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने किसके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ में संधि की थी? कृष्णदेव राय ने ये प्रथम शासक था जिसने कि पुर्तगालियों के साथ में संधि किया था। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो कि विश्व का दूसरा बड़ा गोल गुंबज है और अपने मरमरश्रावी गैलरी यानी विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? वो है मोहम्मद आदिल शाह। कौन है? आदिल शाह, बीजापुर में। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर के विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था माधव विद्यारण्य। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? ये मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। कृष्णदेव राय राजा थे कहाँ के? विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ पे अवस्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। विजयनगर का वो पहला शासक कौन था जिसने कि बहमनियों से गोवा को छीना था? हरिहर द्वितीय ने छीना था, ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवड़ का क्या मतलब है? अठवड़ का मतलब भू राजस्व विभाग है। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का।
विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। हरिहर एवं बुक्का का ये साम्राज्य था। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? हम्पी बेल्लारी जिले में है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ में लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कृष्णदेव राय ने कुली कुतुब शाह के साथ में। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। शकरी सुल्तानों के शासक काल में किसे पूर्व का शिराज या फिर शिराज हिंद कहा जाता था? जौनपुर को कहा जाता था। कल्हड़ की राजतरंगिणी किसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है? कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है ये सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का इसे गौरव प्राप्त है। तो इसको आगे किसने बढ़ाया था? जौनराज एवं श्रीवर ने बढ़ाया था। अपनी मधुरा विजय एवं वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। बहमनी राज्य की स्थापना किया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता था। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायर किस काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन भक्ति आंदोलन। अब भक्ति आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हैं तो आपके लूसेंट से तो पूरे क्वेश्चन कवर हो ही जाते हैं। उसके बाद उसमें से अगर आप, क्योंकि रिवीजन करने में अब इतना सारा क्वेश्चन तो रिवीजन हो नहीं पाता लास्ट टाइम में, तो ये बहुत अच्छा है, इसलिए इसको कहा जाता है रिवीजन फैक्ट्री। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा। कबीर के गुरु थे रामानंद। संत कबीर का जन्म हुआ था मगहर में, वाराणसी में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे, उसी वाणी में लिखते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था आलवार नयनार संतों के द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। आदि शंकर जो कि बाद में शंकराचार्य बने थे, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल में। बीजक के रचयिता कबीर हैं। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, एक राजपूत शासक की पत्नी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। पुष्टि मार्ग के दर्श की स्थापना किसने की? बल्भाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया था? कीर्तन को नृत्य को माध्यम बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था संसार दुख पूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया। ये किसकी उक्ति है? ये शंकराचार्य की उक्ति है। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर के उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? रामानुजाचार्य ने। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का वो संत कौन था जिसने कि अपना अधिकांश जीवन जो है वो उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था? वो संत थे निम्बार्क आचार्य। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद ने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। रैदास किसके शिष्य थे? रैदास रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट चैप्टर है सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन के बाद अब सूफी आंदोलन के क्वेश्चन को रिवीजन किया जाएगा। वो सूफी संत कौन था जो कि ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है? ये मानता था मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला या सूफी संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन।
किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलैया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी से निजामुद्दीन औलैया ने भेंट करने से मना कर दिया था। सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? शेर अकबर। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती को। चिश्ती संप्रदाय को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली भारत में। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी को। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी का। फिरदौसी का मुख्य केंद्र बिहार था, ध्यान रखिएगा। सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेषता है किसकी? कश्मीर की विशेषता है उसमें। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला था। नेक्स्ट चैप्टर, मुगल काल। मुगल काल 1526 ईस्वी से 1857 तक था। मुगल काल का संस्थापक बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? लोदी वंश को समाप्त करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कराया था गुजरात विजय की स्मृति में। आईनी अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। आईनी अकबरी। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। और पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 6 अप्रैल 1556 में। ठीक है। दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा दीन-ए इलाही धर्म शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? चांद बीबी अहमदनगर से संबंधित थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मनसबदारी को अकबर ने प्रारंभ किया था। और अकबर ने अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन, अकबर के ही काल में तानसेन उनके दरबार में थे। तो अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा अथवा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? जहांगीर के शासनकाल में। किसने अकबर की जीवनी लिखी थी? अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखी थी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण और अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में दिया था? बाबर ने दिया था। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वो किस नाम से जाना जाता है? राजमनामा के नाम से। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? मोहम्मद शाह ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन अथवा पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के। रामचरितमानस के लेखिका तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने किया था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? महेश दास को।
औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का। ध्यान रखिएगा, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कलकत्ता व अमृतसर को। 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर के भारत में प्रवेश किया था? पंजाब में। पश्चिम से पंजाब होकर के भारत में प्रवेश किया था बाबर ने। हल्दी घाट का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। फैज़ी किसके दरबार में रहा था? अकबर के दरबार में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेर शाह के काल में, शेर शाह के समय में। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था चौसा की लड़ाई में। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? 1539 में। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया था? किसने? बाबर ने। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। आगरा में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया? पुरंदर के। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा कि वो जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खा के ही जीवन का अंत हुआ? हुमायूं के बारे में लिखा था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। मुहत्सिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी होता था। मुगल प्रशासन में मददे माश इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि मददे माश होती थी। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रकना किसके द्वारा किया गया? चित्रांकन। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद के द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में सुल्तान की। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। मसनवी जो कि बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वो है मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट, किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वो जागीर थी सहसराम। कहाँ पे? सासाराम में। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की उपज थी जाप्ती प्रणाली। और जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से था। नेक्स्ट,
ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच में झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार युद्ध। मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का। पंचमहल का नक्शा जो है ये बौद्ध विहार की तरह है। और ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये अकबर द्वारा बनाई गई। अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का क्या नाम था? अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वो है कछवाहो से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजिट किया था वो थे गोलकुंडा एवं बीजापुर। किस मुग़ल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने लिखा था। मुग़लों ने नवरोज अथवा नौरोज का त्यौहार लिया था फारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उदौरानी का मकबरा द्वितीय राजमहल कहलाता है, जिसको कि बीबी का मकबरा कहते हैं। किस बादशाह के अंतर्गत, अब बीबी का मकबरा कहाँ है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किस बादशाह के अंतर्गत मुग़ल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के अंतर्गत सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने। अनवारे सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। धर्मत का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध हुआ था पहली बात तो 1658 में, और ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। किसने मुग़ल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुग़ल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सिकरी में। हल्दी घाटी युद्ध हुआ था 1576 में, और हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वो चांदी, सोना और तांबा होता था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था मीर बख्शी। किसने अकबर की कब्र को खोद करके उसकी हड्डियों को जलाया था? राजा राम ने। नेक्स्ट, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ विजय थी। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? बीरबल मारे गए यूसुफ जायू के विद्रोह को दबाते समय। अकबर ने किसे कविराय अथवा कविराज की उपाधि दी थी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की? वीर सिंह बुंदेला ने। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थी? जहांगीर की। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। राजपूताना के राज्यों में से एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, वो है मेवाड़। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ किया था? शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा बजाते थे। जहांगीर को कहाँ पे दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको कि अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? अकबर था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी आया था। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था 1582 में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह के द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था। नेक्स्ट चैप्टर है 8। अब 8 चैप्टर के बाद इस चैप्टर यानी मेडिवल हिस्ट्री के मिसलेनियस को हम लोग कवर करेंगे। अब मराठा राज्य के बारे में सारे ही क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी था।
शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था किसको? प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। चौथ क्या है? चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेजों ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुरंदर की संधि के द्वारा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? रायगढ़ में। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। किनके बीच में? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी के। दासबोध के रचनाकार समर्थक रामदास थे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। संवजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भूराजस्व व्यवस्था से। वो कौन सेना नायक था जिसे कि बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाने के लिए भेजा था? अफजल खान ने। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद था? आगरा में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया? जीवाजीराव सिंधिया ने किया है ग्वालियर राज्य की स्थापना। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा। वो इतिहासकार कौन थे? काशीराज पंडित। शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? 1666 ईस्वी में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो था सुमंत। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण करके अपना राज्याभिषेक करवाया था? जून 1674 में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम हुआ था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 18 के बीच में। तो ये सबसे अंतिम संधि थी। कौन सी संधि हुई थी? कानपुर की संधि हुई थी। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? माधवराव नारायण के शासनकाल में। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 तक में हुआ था। और एवं द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 18 के बीच में। अब आते हैं मेडिवल हिस्ट्री के मिसलेनियस में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीराज राजसो का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जयनद था। नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है? ये भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। किस राजपूत शासक ने जिस मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे कि लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? सवाई जयसिंह ने। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से संबंधित है। कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ये एक कथन होगा जिसमें से उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये सही नहीं है। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंत्र कहते हैं, बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने बनाई थी। गोविंद महल, जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, वो कहाँ पे स्थित है? दतिया में। कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। कौन सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा है। कौन से बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ था? अंकोरावाट मंदिर का। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने, यानी GIP ने। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर।
1978 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निज़ाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिमाण किया था? भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था भारतीय सामंतवाद का विनाश। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने लिखा था। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा। सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, किसके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पे हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत झांसी, नागपुर व सतारा को कब्जे में किए गए थे। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? चूड़ामन ने। चूड़ामणि या चूड़ामन, दो में आप बोल सकते हैं। तो चूड़ामन ने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। किसे जाटों का अफलातून, प्लाटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति दिज्जट ओलेसस कहा जाता है? सूरजमल को। भारत में आक्रमण करने वाले किस ईरान शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में संधि का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? 1843 में, लॉर्ड एलनबरो को। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संवर्धन गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा से संबंधित या ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? बेंटिक, विलियम बेंटिक। वोडियार कहाँ के शासक थे? वोडियार मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1758 में। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? इनमें उनका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक अवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध को। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1835 में लॉर्ड मैकाले से। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे? रणजीत सिंह। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? हैदर अली ने। किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार के सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान किया था? मोहम्मद शाह रंगीला को। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान कर दिया। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? गोद प्रथा पर लॉर्ड डलहौजी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर में। हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुआ था। किस युद्ध के दौरान हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। ब्रिटिश सरकार का वो गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? शादत खां बुरहान उल मुल्क। शादत खां बुरहान उल मुल्क अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे। किसने मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ में मिलकर के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स था। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था।
सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रज़ा खां को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सूजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने कि हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था वो है सर आयरकुट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता से धन एवं आशीर्वाद से किया था? गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वो युद्ध था बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ करके किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुक्रचकिया से। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह के। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु के एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में। किस समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। बंगाल में किस गवर्नर जनरल के काल में पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने कि विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भारतीय शासक था जिसने कि विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। भारत में रेल लाइन किसने बिछवाई? जॉर्ज क्लार्क ने। प्रथम रेल लाइन पूछे जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? जमींदार ने भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ प्राप्त किया था। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया था? बम्बई में स्थापित किया गया सबसे पहला सूती वस्त्र मिल। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? 1820 में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक दोहन का विचार प्रतिपादित किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? प्रथम जनगणना अंग्रेजों के कार्य में हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, अंग्रेजों के समय में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच में हुआ था? बम्बई और ठाणे के बीच में हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? भारी उद्योग का अभाव था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1835 के स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वो खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका क्या कारण था? इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था।
तो इसके साथ ही आज का ये सेशन समाप्त होता है और यहाँ पे लगभग हम लोगों ने 500 प्रश्नों को मेडिवल हिस्ट्री के कवर किया है। और मेडिवल हिस्ट्री के जितने भी रिवीजन फैक्ट्री हैं ये सारे रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसी तरीके से रिवीजन फैक्ट्री आते रहेंगे, सारे ऑल सब्जेक्ट को सामान्य ज्ञान से हम लोग कवर करने वाले हैं। पूरे जनरल साइंस को कवर किया जाएगा, बचे हुए आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी चीज़ों को फटाफट से रिवीजन के तौर पे किया जाएगा, जो कि एक दिवसीय परीक्षाओं में आपके यूपेट एग्जामिनेशन के लिए, आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।